दोस्तों आज हम आपके लिए साउथ की एक बहुत ही जबरदस्त साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी लेकर आए हैं जिसका नाम है विल विठाए। एक शहर में अचानक से मर्डर होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस को लगता है कि ये सारे मर्डर्स कोई सीरियल किलर कर रहा है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ और ही बातें पता चलती है। अब दोस्तों इस मूवी की एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है और इसके क्लाइमैक्स में आपको बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिलेगा, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे ही मर्डर मिस्ट्री मूवी देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि किसी जगह पर एक बंदे का मर्डर हो चुका है। अब जब ये बात पुलिस वालों को पता चलती है तो पुलिस उस क्राइम लोकेशन पर पहुंच जाती है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसी तरह वहां के पब्लिक में से किसी को भी पता नहीं था कि ये मर्डर किसने किया है। अब यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है कि शहर में काफी दिनों से ऐसी हत्याएं हो रही है। अब पुलिस यही सोचने लगती है कि शायद ये मर्डर कोई सीरियल किलर कर रहा हो, क्योंकि ये लोगों को बहुत ही चुन चुन कर और बहुत ही बेरहमी से मार रहा है। अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक इंस्पेक्टर मित्रन नाम के एक बंदे से मुलाकात करने के लिए आता है, लेकिन डॉक्टर इंस्पेक्टर से कहता है कि फिलहाल मित्रन जिस हालत में है आप उससे मुलाकात नहीं कर सकते। उसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है, वो डिस्टर्ब है, पता नहीं किस चीज को देखकर डर चुका है, वो किसी को भी अपने पास आने नहीं देता। जिस पर पुलिस वाला कहता है कि सर प्लीज एक बार हमें उससे मिलवा दीजिए, इस केस में वही इकलौता बंदा है जो कुछ चीजें जानता है, हमें उससे पूछताछ करना बहुत ही जरूरी है। इस तरह से वो पुलिस इंस्पेक्टर बहुत ही रिक्वेस्ट करने लगता है और फाइनली डॉक्टर इंस्पेक्टर को उससे मिलने की इजाजत दे देते हैं। अब ये सारे लोग मित्रन के पास पहुंचते हैं और इतने सारों को देखकर मित्रन बहुत ज्यादा डरने लगता है। डॉक्टर मित्रन से कहने लगता है कि अरे मित्रन घबराओ मत, मैं हूँ तुम्हारा डॉक्टर। अब उसके बाद डॉक्टर पुलिस वालों से कहने लगता है कि देखा आपने सर इसकी क्या हालत हुई है, ऐसे में आप इसकी पूछताछ कैसे कर सकते हो। अब दोस्तों मित्रन की ऐसी हालत कैसे हुई ये दिखाने के लिए सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है और फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि दरअसल मित्रन के फादर इस दुनिया में नहीं होते। मित्रन के फादर के मरने के बाद उसकी माँ ने ही उसकी देखभाल की थी और उसे पाल पोस कर बड़ा किया। अब फिलहाल मित्रन और उसकी माँ मित्रन के लिए एक लड़की देखने के लिए किसी जगह पर आए होते हैं। अब यहाँ लड़की का नाम होता है श्वेता। मित्रन जब श्वेता को देखता है तो उसे पहली नजर में श्वेता से प्यार हो जाता है और वह सोच लेता है कि शादी करूंगा तो सिर्फ श्वेता से ही। अब लड़की वाले मित्रन और उसकी माँ से दहेज के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मित्रन कहता है कि देखिए हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ है। अब आने वाली मेरी बीबी मेरा और मेरी माँ का ध्यान रखे, यही मेरे लिए काफी है और मैं आपकी बेटी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखूंगा। अब मित्रन की ये बातें श्वेता को भी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब लड़का और लड़की एक दूसरे से पसंद करते हैं तो इसकी वजह से बड़े लोग इन दोनों की शादी करवा देते हैं और उसके बाद ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। खैर अब उसके अगले सीन में हमें अमुदा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि अमुदा को एक बेटी है, लेकिन उसने अपनी बेटी को एक अनाथ आश्रम में छोड़ा होता है। वो बीच बीच में अपनी बेटी को देखने के लिए आती रहती है। अब अमुदा की बेटी अमुदा से कहने लगती है कि माँ तुम आज भी अकेले आई, पापा कहाँ पर है, क्यों पापा मुझे देखने के लिए नहीं आते, आप पापा को मेरे सामने कब लाओगी, क्या मेरे पापा मुझे पसंद नहीं करते। अब यहाँ पर अमुदा बहाना बनाने लगती है और कहती है कि अरे बेटा पापा को ऑफिस में बहुत सारा काम है, कुछ ही दिनों के बाद तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे और हम तीनों घूमने के लिए भी जाएंगे और उसके बाद एक ही घर में एक साथ रहेंगे। अमुदा की बेटी कहने लगती है माँ तुम हमेशा यही कहती हो, मेरे दोस्तों के माँ बाप हर रोज उनके बच्चों को देखने के लिए आते हैं और इस तरह से वो बच्चे मायूस होकर ऑर्फनेज के अंदर चली जाती है। अब अपनी बेटी की बातें सुनने के बाद अमुदा भी बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है। खैर अब उसके दूसरे सीन में पुलिस वालों को एक और मर्डर के बारे में पता चलता है। जब पुलिस वाले क्राइम स्पॉट पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि डेड बॉडी पूरी तरीके से जल चुकी है, मतलब कि वो डेड बॉडी पहचानने की लायक भी नहीं थी और ना ही किसी ने मर्डर होते हुए देखा था। अब उसके दूसरे सीन में हमें दोबारा से मित्रन और श्वेता को दिखाया जाता है और फिलहाल श्वेता प्रेग्नेंट होती है। अब एक रात अचानक श्वेता को दर्द होना शुरू हो जाता है, इसलिए मित्रन तुरंत ही श्वेता को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाता है। जब मित्रन डॉक्टर से बात करता है तो डॉक्टर मित्रन से कहती है कि सर श्वेता की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अगर आप एडवांस पैसे तुरंत ही दे दोगे तो श्वेता का ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाएगा। अब ये बात सुनने के बाद बेचारा मित्रन सोच में पड़ जाता है कि अब वो इतने सारे पैसे कैसे एडजस्ट करेगा,
क्योंकि उसके पास इतने सारे पैसे मौजूद नहीं होते। इसलिए अब वो फटाफट से अपने जान पहचान वाले लोगों को कॉल करता है और उनसे पैसे मांगने लगता है। लेकिन कौन उसके बुरे वक्त में साथ देगा। बहुत सारे लोग उससे मना करने लगते हैं और कहते हैं कि अरे अगर मेरे पास होते तो मैं तुम्हें दे देता, फिलहाल मेरे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि मित्रन एक कैब ड्राइवर है, इसलिए अब लास्ट में वो अपने मालिक को कॉल करता है और उनसे थोड़े बहुत पैसे मांगने लगता है। मित्रन का मालिक उसे कहने लगता है कि अरे बस इतनी सी बात, तुम मेरे गोडाउन के पास आ जाओ, मैं तुम्हें वहीं पर पैसे दे दूंगा। तो बेचारा मित्रन खुश होकर फटाफट से गोडाउन पहुंच जाता है और वहां पर जाकर अपने मालिक का इंतजार करने लगता है। लेकिन देखते ही देखते वहां पर शाम हो जाती है, लेकिन उसका मालिक वहां पर नहीं आता। अब उसी गोडाउन के किसी कमरे में मित्रन के मालिक के बेटे गिरी को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल गिरी और अमुदा का अफेयर चल रहा है। यहाँ पर एक और बात यह है कि अमुदा की जो अनाथ आश्रम में बेटी होती है ना, वो और किसी की नहीं बल्कि गिरी की ही होती है। अमुदा बार बार गिरी से पूछने लगती है कि गिरी कब तक हम दोनों ऐसे ही मुलाकात करते रहेंगे, हमारी एक बेटी है और वो 2nd क्लास में है, कब तक मैं अपनी बेटी से तुम्हारे बारे में छुपाती रहूंगी और कब तुम मुझसे शादी करोगे। अब ये सारी बातें सुनने के बाद गिरी कहने लगता है कि मैं अपने पापा को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मानने के बाद हम दोनों तुरंत ही शादी कर लेंगे। अब इसी बातों ही बातों में गिरी को किसी दूसरी लड़की का कॉल आता है और अमुदा गिरी के सामने ही उस कॉल को पिकअप कर लेती है। वो लड़की फोन पर ही गिरी को पप्पिया शप्पिया देने लगती है और डार्लिंग वगैरह बोलने लगती है। अब अमुदा को पता चल जाता है कि गिरी एक और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है, मतलब कि उसे धोखा दे रहा है। सो अब इसी बात को लेकर अमुदा गिरी के साथ बहुत बड़ा झगड़ा करने लगती है और इसी झगड़े में गिरी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बियर की बोतल अमुदा के सर पर फोड़ देता है, जिसकी वजह से शायद अमुदा की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अमुदा के मरने के बाद गिरी बहुत ज्यादा रोने लगता है और सोचने लगता है कि हे भगवान, ये मैंने गुस्से में क्या कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर पुलिस आ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। अब गिरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए वो अपने फादर को कॉल करता है और उन्हें सारी बातें बताने लगता है कि पापा मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, वो जो अमुदा नाम की लड़की है ना, वो मेरे हाथों मारी गई। अब ये बात सुनने के बाद उसका पिता तो शॉक ही रह जाता है, अपने बेटे गिरी को डांटने लगता है और कहता है कि मैंने तुमको कितनी बार कहा था कि उस लड़की से दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। अच्छा ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। गोडाउन के बाहर एक बंदा खड़ा है, तुम चोरी चुपके उस लड़की की लाश को उसके गाड़ी के डिक्की में रख दो और उसी तरह उसे पैसे भी दे दो। अब यहाँ इस तरफ मित्रन की माँ मित्रन को कॉल करती है और पूछती है कि बेटा तुम कब तक आओगे। श्वेता दर्द के मारे बहुत ज्यादा तड़प रही है। अब इसी दरमियान गिरी के 2 आदमी अमुदा की लाश को मित्रन की गाड़ी के डिक्की में रख देते हैं और उसी तरह उसे कुछ पैसे भी दे देते हैं। अब वो पैसे लेकर मित्रन अपनी गाड़ी से जाने लगता है। अब वो जाते वक्त बीच रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती है, लेकिन लकीली एक पुलिस वाला मित्रन को जानता होता है, मतलब कि वो उसका दोस्त होता है। मित्रन अपने दोस्त से यही बात कहने लगता है कि मेरी बेबी हॉस्पिटल में तड़प रही है, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द वहां पर पहुंचना है, प्लीज मुझे जाने दो। तो वो पुलिस वाला दोस्त उसे छोड़ देता है। अब उसके कुछ देर बाद हॉस्पिटल को जाते समय मित्रन को अपनी गाड़ी के पीछे कुछ आवाजें सुनाई देती है। अब वो गाड़ी रोककर जब डिक्की ओपन करता है तो उसके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस डिक्की के अंदर अमुदा जिंदा होती है, मतलब कि वो पूरी तरीके से मरी नहीं थी। वो होश में आने के बाद मित्रन से कहने लगती है कि सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लो, इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, मेरी बेटी अनाथ आश्रम में है, प्लीज सर उसे बचा लो, मेरे सिवा उसका कोई नहीं है। अब यहाँ मित्रन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अमृता कौन है और उसे इस डिक्की में किसने रखा। जब वो अमृता से इसके बारे में पूछने वाला होता है, लेकिन तभी उसी वक्त अमृता मर जाती है। ये देखकर मित्रन तो शॉक ही रह जाता है कि एक तरफ उसको हॉस्पिटल पहुंचना है और दूसरी तरफ गाड़ी में ये लाश। अब उसे क्या करो और क्या नहीं ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उसके बाद मित्रन अमुदा की लाश को एक बहुत ही पुराने घर के खंडर में लेकर आता है। सच में ये घर दिखने में बहुत ही ज्यादा डरावना होता है। अमुदा की लाश को वही अंदर ले जाकर छुपा देता है ताकि कोई भी इसे ना देख सके, और वो उसके ऊपर एक कपड़ा भी ढक देता है। लेकिन तभी वहां पर अचानक एक शैतानी हंसी हंसते हुए एक पागल बंदा आता है और उस बंदे को देखकर तो मित्रन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। उस बंदे से बचकर जब वो बाहर जाने लगता है तो उसे उस पुराने घर में चारों तरफ लाशें ही लाशें दिखाई देती है और मित्रन यही सोचने लगता है कि अरे बाप रे, इतने सारे लोगों को किसने मारा होगा। इस तरह से जब मित्रन उस पागल बंदे से छुपकर बाहर निकलने वाला होता है, लेकिन तभी मित्रन के सामने अचानक ही अमुदा आकर खड़ी हो जाती है। मतलब कि दोस्तों ये अमुदा अभी भी जिंदा होती है। वो मित्रन से यही कहने लगती है कि सर प्लीज मेरी बेटी को बचा लो।
और ऐसा कहना ही था कि पीछे से कोई अनजान बंदा आकर अमुदा को मार देता है। अब हम देखते हैं कि वो बंदा हूबहू मित्रन जैसा ही दिख रहा होता है और वो भी साइको टाइप, और मित्रन को बहुत ज्यादा मारपीट कर वो मित्रन को बेहोशी कर देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद वो साइको उस घर से बाहर आकर बैठ जाता है। अब उसके पास वो पागल बंदा आकर उसको देखकर बहुत ज्यादा हंसने लगता है। साइको उस बंदे से कहता है कि तुम ऐसे क्यों पागलों की तरह हंस रहे हो। वो पागल बंदा कहने लगता है कि अगर मैं पागल हूँ तो तुम कौन हो, और इस तरह से दोबारा से शैतानी हंसी हंसने लगता है। अब उसके कुछ देर बाद वो साइको और वो पागल बंदा उस पुराने घर के अंदर जाकर उन सारी लाशों के टुकड़े टुकड़े करने लगते हैं। और इसी दरमियान मित्रन को होश आकर वो ये सारी चीजें देखकर उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। अब वो ये सब कुछ देखकर घबरा जाता है और धीरे धीरे इस खंडर से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। अब इसी दरमियान उस साइको को पता चल जाता है कि मित्रन को होश आ गया है और वो कहीं पर जा रहा है। फाइनली वो साइको मित्रन को ढूंढ ही लेता है और दोबारा से उसे बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। वो साइको मित्रन से कहने लगता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? तुमको पता भी है कुछ साल पहले मेरी भी बहुत ही अच्छी लाइफ थी। मैं, मेरी बीवी और मेरी क्यूट सी बेटी भावना अपनी जिंदगी में बहुत ही खुश थे। लेकिन कुछ ही दिनों से मेरी बेटी भावना आधी रात को उठकर रोने लगती है। मेरी पत्नी ने मेरी बेटी से पूछा कि क्या हुआ बेटा, लेकिन भावना ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैंने स्कूल में जाकर पूछताछ की, लेकिन स्कूल वाले तो यही कहने लगे कि भावना के साथ सब कुछ ठीक है। फिर मैंने ये सोचकर भावना का पीछा किया कि कोई उसे तंग तो नहीं कर रहा, लेकिन भावना को कोई भी तंग भी नहीं कर रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी भावना आधी रात को उठकर रोने लगती है, अपने आप में ही बड़बड़ाने लगी और किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। और एक दिन मेरी क्यूट सी बेटी भावना ने बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। अब उसके बाद मुझे पता चला कि स्कूल का वॉचमैन मेरी बेटी को कुछ बहाने से प्राइवेट पार्ट पर टच किया करता था। उस वॉचमैन की ही वजह से मेरी बेटी मर गई, और मेरी बेटी मरने के बाद मेरी जिंदगी तो बर्बादी हो गई। इसीलिए मैंने ठान लिया कि मैं ऐसे लोगों को सबक जरूर सिखाऊंगा। अगर न्याय मांगने के लिए मैं पुलिस स्टेशन जाता तो मुझे कोर्ट के चक्कर ही लगाने पड़ते और मेरी जिंदगी उसी में ही गुजर जाती, लेकिन फिर भी मुझे इंसाफ नहीं मिलता। इसलिए जो कोई भी बच्चों के साथ ऐसी हरकत कर रहा है, मैं उन लोगों को मार रहा हूँ। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है, मैं क्या साइको हूँ? क्या मैं पागल हूँ? अब तब जाके मित्रन को समझ में आता है कि ये सारे मर्डर्स इसी साइको बंदे ने किए हैं। अब उसी सेम टाइम पर उस पुराने घर में पुलिस आ जाती है। अब पुलिस की सायरन की आवाज सुनकर वो साइको बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो मित्रन से कहने लगता है कि अब देखो यहाँ पर पुलिस भी आ चुकी है, पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मैं जेल नहीं जाना चाहता, इसलिए तुम मुझे मार दो क्योंकि मैं खुद अपने आप को मार नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस तरह से वो चाकू मित्रन के हाथ पर देता है और मित्रन रोते हुए उस साइको को मार देता है। अब ये पुलिस वाले इस खंडर घर में आते हैं तो यहाँ पर इतनी सारी लाशें देखकर वो तो शॉक ही रह जाते हैं। ये सारा घर लाशों से भरा पड़ा था। अब उन लोगों को किसी कोने में मित्रन बहुत ही डरा हुआ दिखाई देता है। अब ये पुलिस वाला तो मित्रन का फ्रेंड होता है, इसलिए वो मित्रन से पूछने लगता है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे आ गए, कौन लेकर आया तुम्हें यहाँ पर? लेकिन मित्रन कुछ भी जवाब नहीं देता। अब पुलिस वाले आगे जाते हैं तो वहाँ पर और भी लाशें मौजूद होती है और उसी तरह से डेड बॉडीज के टुकड़े भी होते हैं। मित्रन का फ्रेंड मित्रन से कहने लगता है कि अब ठीक है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, हम यहाँ का मामला संभाल लेंगे। अब उसके बाद मित्रन अपने घर पर वापस आता है और उसके घर पर मित्रन की माँ और श्वेता होती है। मित्रन की माँ उसे कहने लगती है कि बेटा टाइम पर ऑपरेशन ना होने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। और श्वेता रो रो कर मित्रन से कहने लगती है कि मैंने कितने सारे सपने देखे थे कि हमारे घर में भी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती, लेकिन मुझे बच्चा चाहिए। इस तरह से वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। अब उसके कुछ देर बाद सोते समय मित्रन को अमुदा की बातें याद आती है कि अमुदा की एक बेटी है जो अनाथ आश्रम में पढ़ाई कर रही है। इसीलिए मित्रन और श्वेता उस अनाथ आश्रम में जाकर अमुदा की बेटी को गोद ले लेते हैं और अमुदा की बेटी भी उन दोनों के साथ रहने के लिए मान जाती है। अब उसके अगले सीन में हमें पता चलता है कि गिरी की भी मौत हो चुकी है, मतलब कि उस साइको ने गिरी को भी मार दिया और पुलिस वालों को अब तक साइको किलर नजर नहीं आया और ना ही उसके खिलाफ कोई सबूत मिला है। खैर अब दोस्तों फाइनली इस फिल्म के डायरेक्टर साहब हम ऑडियंस को कुछ बातें बताने लगते हैं कि हमारे घर के बगल में ही एक छोटी सी बच्ची भावना की कहानी है। ये सेम भावना के साथ ऐसा ही हुआ होगा। हम भावना को तो न्याय नहीं दिला पाए बिकॉज ऑफ क्रिटिकल प्रेशर और बड़े बड़े नेताओं ने उस केस को दबा दिया, लेकिन यह हादसा तो किसी दूसरी बच्ची के साथ हुआ है। अगर ऐसा सोचकर हम चुपचाप बैठे रहेंगे तो कल क्या भरोसा कि वही इंसिडेंट हमारे घर में ना हो जाए। मतलब कि कल जो दूसरे घर में हुआ शायद वो आगे आने वाले दिनों में हमारे घर में भी हो सकता है।
और ऐसे दरिंदों को इस मूवी में जिस तरह से दिखाया गया है उसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह से डायरेक्टर भाई साहब हमें ये सारी बातें बताने लगते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आता है बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट। एक्चुअली जो साइको किलर होता है वो और कोई नहीं बल्कि मित्र नहीं होता है। दरअसल उसने किसी न्यूज़पेपर में या फिर टीवी चैनल पर भावना के साथ जो कुछ भी हुआ ये न्यूज़ पढ़ी होगी और भावना को न्याय दिलाने के लिए मित्र ने एक साइको का रूप ले लिया और ऐसे दरिंदों को मारने लगा। और उसके बाद जब मित्र ने अमुदा की लाश को अपनी कार के डिक्की में देखा तो उसी लाश को छुपाने के लिए मित्र उसी पुराने घर में उस लाश को लेकर आ गया और उस खंडर जैसे घर में मित्र ने वो सारी चीजें इमेजिन की थी। मतलब कि मित्रन जिन जिन लोगों को मारता था वो उन सारी लाशों को उसी घर में लाकर रख देता था और उनके टुकड़े टुकड़े कर देता था और शायद उन्हें जला भी देता था ताकि किसी को पता न चल सके। वहां पर जो भी घटनाएं हुई वो उसने इमेजिन की, वो लाशें और वो खुद, यही सच था। और दोस्तों दरअसल ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है। और दोस्तों इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड होती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।